गुड इवनिंग एवरीबॉडी। और अभी हम लोग यहाँ पर जो 10th सीजी बोर्ड का जो बुक है हमारा इंग्लिश का, उसमें हम लोग अभी फ़िलहाल डील करेंगे जो इंस्पिरेशन रीडिंग ए जो है जो पैट्रियोटिज्म पर बेस्ड है, उसकी स्टडी हम लोग 1 बाय 1 करेंगे। अगर अभी जिसको मैं डील करता हूँ एक एक साथ आपको बताते जाऊँगा। पहले मैं कोशिश करता हूँ कि इसका मैं समरी समअप कर दूँ आपके सामने, ताकि आपको समझने में वो आसानी हो। आफ्टर दैट हम लोग इसको 1 बाय 1 एक एक पॉइंट के थ्रू जब जाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत होती है तो एट लास्ट आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसे पढ़ के आपको वापस उसे समझा सकता हूँ। फाइनली मैं शुरू करता हूँ इसको। नाना जी मतलब ये बेसिकली ये 3 पर्सन के बीच स्टोरी घूमेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर नाना जी, नैना और अजीत, ये 3 लोग फैमिली के ही 3 मेंबर हैं, जिनमें नाना जी ग्रैंडफादर हैं। नैना और अजीत उनके यहाँ के जो बच्चे हैं वो उनसे कंटिन्यूसली सवाल पूछते हैं कि ये पैट्रियोटिज्म क्या होता है। मैं अगर आपको बताऊं तो ये पैट्रियोटिज्म का मतलब होता है देशभक्ति। यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है ऑलरेडी, आप देख सकते हैं देशभक्ति होता है। तो अपन उस ऑल मतलब एक वो ग्रैंडफादर हैं, उनके घर के बड़े बुजुर्ग हैं, तो वो जो छोटे बच्चे हैं जैसे अजीत हो गए और नैना हो गए, इनसे वो कंटिन्यू सवाल पूछते हैं अपने नाना जी से कि ये देशभक्ति क्या होती है, देशभक्ति का मतलब क्या होता है। शुरुआत भी बिल्कुल यहीं से होती है कि अजीत उनके घर का लड़का वो अपने नाना जी से पूछता है कि नाना जी ये देशभक्ति क्या होती है। तो उसमें नैना उस बीच में, उस कन्वर्सेशन के बीच में, उस वार्तालाप के बीच में इंटरप्ट करते हुए बोलती है कि पैट्रियोटिज्म मतलब वही होता है जो गांधी जी ने किया था, जैसे कि गांधी जी जेल गए और जो चाचा नेहरू इन्होंने किया था, उनको भी जेल, वो भी जेल गए, या भगत सिंह जो अपने मतलब देशभक्ति के खातिर अपनी जान गंवाई। मतलब सीधा सीधा उन्होंने मतलब कहा कि जो देशभक्त होते हैं या तो उनको जेल जाना पड़ता है या वो अपनी जान गंवाते हैं। तो इस चीज़ों को मतलब ये जब ये कन्वर्सेशन चल रहा था तो ये बात नैना ने कही। वहीं पर नैना को जो नाना जी वो बोलते हैं कि हाँ तुम ये बात सही कह रही हो, पर क्या सिर्फ यही मतलब है क्या कि मतलब जेल, तो क्या सिर्फ ये 2 ही मतलब होता है क्या कि जेल जाना या जान गंवाना ही देशभक्ति का मतलब होता है? तो नाना जी बोलते हैं ये भी मतलब है, मतलब ये भी है, और साथ ही साथ ऐसे और भी बहुत सी चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हैं, टू बी अ पैट्रियट वन नीड नॉट टू डाई और गो टू जेल। मतलब ना सिर्फ मरना और जेल जाना, बल्कि वन हु शो वन लव फॉर वन कंट्री इन मैनी स्मॉल वेज। नाना जी कहते हैं कि सिर्फ यही 2 मतलब भी नहीं होते, ये भी इंक्लूडेड है। साथ ही साथ हमारे पास कितने अलग अलग तरीके हैं, छोटे छोटे तरीके से हम अपने कंट्री के प्रति प्यार जता सकते हैं, वो भी एक प्रकार का देशभक्त होता है। तो यहाँ पर उसको वो ज़्यादा बेटर वर्डिंग के साथ क्लियर करते बताते हैं कि वहाँ का जो भी कल्चर है, वहाँ का ट्रेडिशन है, वहाँ का रहन सहन है, वहाँ का पहनावा ओढ़ावा, वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ के लोगों के बीच भाईचारा, ये सब चीज़ों को इंक्लूड करते हुए वहाँ का कितना हम एक दूसरे के प्रति प्यार रखते हैं, स्नेह रखते हैं, वो सब भी देशभक्त में आता है। डू यू रिमेंबर अजीत ऑन, फिर नाना जी यहाँ पर एक सवाल करते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, डू यू रिमेंबर अजीत 26 जनवरी जो रिपब्लिक डे होता है उस समय पीरियड होती है, पीरियड ट्यून मतलब जो बैकग्राउंड में एक म्यूजिक होती है उसे हम बोलते हैं पीरियड ट्यून। जब वो पीरियड में जो परेड होती है, सॉरी परेड लिखा है, वो परेड जब होती है तो वो तुम्हें याद है क्या? मतलब नाना जी अजीत से पूछते हैं वो जो 26 जनवरी रिपब्लिक डे के दिन जो परेड होती है उसके बारे में तुम्हें पता है? तो वो बोलता है कि हाँ उसे तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। तो बोलता है कि उस दिन हम लोग नेशनल एंथम होता है, राष्ट्रगान होता है हमारा, उस वो जन गण मन जो होता है वो हम गाते हैं। तो उस समय जब वो हम गाना गाते हैं तो तुमने उस चीज़ों को गौर किया, जब हमारा फोकस एक तरफ होता है और सब खड़े रहते हैं। यहाँ पर देखो, बट डू यू नो वाई ऑल गेट अप एंड स्टूड अटेंशन, मतलब सब क्यों खड़े हो जाते हैं, गेटअप मतलब खड़े क्यों हो जाते हैं और सबका ध्यान एक तरफ रहता है, उस समय कोई कुछ बोलता नहीं, ये सब क्यों नहीं करता? तो वो बोलता है कि नहीं, ये पता है कि गणतंत्र दिवस मतलब जब ये गाना गाते हैं तो सब खड़े हो जाते हैं और सब शांत रहते हैं, पर ये नहीं पता ऐसा क्यों किया जाता है। वहाँ पर उस चीज़ों को क्लियर करते हैं, सिर्फ इसलिए किया जाता है क्योंकि जो हमारा जो गणतंत्र दिवस के दिन जो हम लोग गाना गाते हैं, राष्ट्रगान है हमारा वो, और हम उसके प्रति अपना एक रिस्पेक्ट शो करते हैं। जब हम वो गाना गाते हैं तो हमारा और कहीं ध्यान नहीं जाना चाहिए, हम उसी के प्रति फोकस रहें, उसी को कंसंट्रेट करें, अपना वो जो पूरा पल होता है वो उसी के प्रति समर्पित कर दें। पर अनफॉर्चुनेटली इस पैसेज में इस पैराग्राफ में हमको ये समझाया गया है कि अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं था। अभी जैसे बेसिक आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, अभी हम जैसे सिनेमा घर में जाते हैं तो सिनेमा घर में अभी मूवी शुरू करने से पहले गाना बजता है, बट कुछ समय पहले ऐसा क्या होता था कि जब मूवी पूरी खत्म हो जाती थी, पूरे 3 घंटे की मूवी खत्म हो जाती थी, उसके बाद बजता था ये नेशनल एंथम हमारा, जिसके जैसे जब मूवी देख लेते थे लोग तो आपस में गॉसिप करते हुए ये अच्छी पिक्चर थी, वो बुरी पिक्चर थी, उस पिक्चर से रिलेटेड बात करते हुए वहां से चले जाया करते थे, उतना अटेंशन नहीं देते थे नेशनल एंथम को। तो वहीं पर फिर क्या हुआ, वो बोलते हैं कि गवर्नमेंट ने जब इस चीज को डिसाइड किया, द गवर्नमेंट देन डिसाइडेड टू स्टॉप द
प्लेइंग फॉर नेशनल, मतलब फिर गवर्नमेंट ने इस चीज को नोटिस किया कि भाई लोग उतना ये जो हमारे नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, और वो कोई सही पोजीशन भी नहीं थी। मतलब जब पिक्चर देख लेता है इंसान डिस्कस करना शुरू कर देता है पिक्चर के बारे में, और नेशनल एंथम को उतनी रिस्पेक्ट नहीं देता, वहां से चले जाता है थिएटर से बातचीत करते हुए। तो ये चीजें अनफॉर्चुनेटली उसको लोगों ने उतना रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो फिर फाइनली ये डिसीजन लिया गया कि अब से जब पिक्चरें शुरू होंगी उसके पहले ही नेशनल एंथम आएगा। तो उसके बाद फिर वो बात करते हैं, यस बेटा यू आर राइट, इट वॉज अ बिग थिंग अबाउट द लिटिल वंस टू एंड रिमेंबर इट टू द बैटलफील्ड विच प्रोड्यूस। मतलब अल्टीमेट ना क्या होता है, जब ये पूरी बातें बताती है तो अजित और नैना को फिर भी यही लगता है कि जो देशभक्त होता है वो सिर्फ बैटलफील्ड से ही बन सकते हैं। मतलब इन शॉर्ट बताया जाए तो जो यंग जो वॉर्स होते हैं, जो दो कंट्री के बीच लड़ाई होती है, जैसे हम सुनते रहते हैं डेली बेसिस में, पाकिस्तान हम पर अटैक कर रहा है, हम पाकिस्तान को अटैक कर रहे हैं, चाइना भी माइग्रेशन कर रहा है, तो ये सब हम सुनते रहते हैं अपने डेली बेसिस में। तो इस समय जब हम सुनते हैं तो बोलते हैं कि सिर्फ वहीं से ही क्या देशभक्त बन सकते हैं, जो आर्मी में जो लोग हैं हमारे, सिर्फ वही देशभक्त बन सकते हैं कि जो ऑल जो जितने भी नीचे लेवल के और भी जो कंट्री के अंदर जो लोग रहते हैं, जो अलग अलग प्रोफेशन पर हैं, क्या वो देशभक्त नहीं बन सकते। तो उनको ये लग रहा है, जो बच्चे हैं उनको ये लगता है कि सिर्फ जो आर्मी वाले हैं वही देशभक्त बन सकते हैं। पर जो यहाँ पर नाना जी हैं उनको बेटर तरीके से क्लियर कराते हैं कि ऐसा कुछ मतलब नहीं है। नाना जी बोलते हैं कि अगर इस चीजों को मैं ज्यादा क्लियर तरीके से समझाना चाहता हूँ तो वो बोलते हैं कि अजित और नैना से नाना जी ये कहते हैं कि तुम्हारे जो प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो मैं आज तुमको नहीं बताऊंगा, बल्कि एक संडे है, आने वाला संडे में तुमको पिकनिक में लेके चलूंगा। ये पिकनिक करीब करीब 100 किलोमीटर एक सामने एक गांव रहता है उनके, वहां से उनके घर से वहां वो उनको लेके जाता है, और वो डिसाइड करते हैं कि वहां वो पूरा दिन गुजारेंगे और रात तक अपने घर वापस आ जाएंगे। ये लिखा है वी विल, ये जब ऐसा लिखते हैं मतलब होता है विल, ये ऐसा पढ़ना होता है वी विल का लिखने का पैटर्न ऐसा होता है, वी विल स्पेंड द डे देयर एंड रिटर्न बाय नाइट, मतलब रात होते तक हम अपने घर की ओर आ जाएंगे। तो संडे जब होता है तो बट ऑब्वियस थोड़ी एक्साइटमेंट होती है बच्चों के अंदर, जो नैना रहते हैं, नाना जी रहते हैं और अजीत रहते हैं, ये पिकनिक की ओर बढ़ते हैं और विलेज जाते हैं। ये विलेज का नाम लिखा है, उसको आप पढ़ना है, उतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको याद रखना है इसको। फिर क्या होता है, जब वो विलेज के लिए मतलब विलेज जाते हैं और ये विलेज के लिए जब निकलते हैं तो 2 से ढाई घंटे लगते हैं, क्योंकि 100 किलोमीटर है। तो 2 से ढाई घंटे बाद वो वहाँ पर एक रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं। अब वो टाइनी मतलब होता है छोटा, स्मॉल चीज को हम लोग बोलते हैं टाइनी, और डस्टी मतलब जो हम रेलवे स्टेशन देखते हैं, ज्यादातर रेलवे स्टेशन जो गंदे होते हैं, डस्टी रहते हैं, वो रेलवे स्टेशन में वहाँ पर पहुंचते हैं। उसके बाद वो बाहर निकलते हैं, यहाँ लिखा गया है दे गॉट डाउन स्टेप्ड आउटसाइड, मतलब वो स्टेशन से बाहर निकलते हैं। और उसके साथ जैसे वो बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, एक इंसान खड़ा है, वो बेसिकली उस इंसान का जो लुक है उसको यहाँ पर डील किया यहाँ तक। अ लार्ज वेल बिल्ट मैन वियरिंग अ वाइट धोती, वो व्हाइट कलर की धोती कुर्ता पहना रहता है। टर्बन मतलब होता है पगड़ी, जैसे हम लोग जो सिख लोग जो पगड़ी बांधते हैं ना, ऊपर सर के अपन जो कपड़ा बांधते हैं उसको हम लोग बोलते हैं टर्बन। तो वो टर्बन बांधे रहता है और हाथ को, दोनों हाथ को ऐसे खड़ा फोल्ड करके खड़ा रहता है वो बंदा। फिर उनके साथ बुलक कार्ड मतलब होता है जो अपन गाँव में जो गाड़ियां चलाई जाती, बैला डीला जो बोलते हैं, सॉरी बुलक कार्ड उसको बोलते हैं, बुलक कार्ड। हाँ, आगे बढ़ते हैं। फिर अजीत उस पर बैठता है, और मतलब तीनों उस पर बैठते हैं और आगे बढ़ते हैं। बैला गाड़ी मतलब होता है बुलक कार्ड। द कार टर्न एंड ऑलमोस्ट, मतलब वो धीरे धीरे अपने विलेज की ओर पहुंचते हैं, रेलवे स्टेशन से अपने विलेज की ओर पहुंचते हैं। और साथ ही साथ उसके बाद जब वो पहुंचते हैं, दे अलाइटेड इन फ्रंट ऑफ लार्ज ब्रिक हाउस। ब्रिक मतलब होता है ईटा, वो मतलब जहाँ पर पहुंचते हैं, जिस विलेज में उनको जाना रहता है, वो जहाँ पर उनका जर्नी खत्म होता है, वहाँ पर एक बड़ा सा ईटे का घर बना रहता है, वहाँ पर वो पहुंचते हैं। द एल्डरली मैन एंड वुमेन केम, और फिर क्या होता है कि एक उस घर से एक बड़े बुजुर्ग टाइप के जो आदमी रहते हैं, जो बहुत उनकी एज ज़्यादा रहती है, और एक वुमेन निकलती है और वो नाना जी से, मतलब देखना ये एक प्रकार का सिचुएशन यहाँ पर बताना चाह रहा है। जैसे क्या होता है, कभी आपस में हम लोग इस चीज़ को फील करते हैं कि दो कॉमन एज के जो लोग होते हैं वो कुछ उस तरीके से बात करते हैं, जो जैसे आप लोग भी कभी दोस्ती यारी में ऐसे कुछ बिना बोले कुछ ऐसे इशारों में बात करते हैं, जो अदर एज वाले या फिर कोई ऐसा इंसान जो उस ग्रुप का नहीं है वो नहीं समझ पाएगा। सिमिलरली वही होता है, जो उन लोग जो आते हैं उस घर से, जो लोग बाहर निकलते हैं, वो नाना जी के साथ उस तरीके से कुछ कन्वर्सेट करते हैं, वो जो नैना और अजीत वो दोनों नहीं समझ पाते हैं। दिखा है यहाँ पर, नैना एंड अजीत फाउंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, मतलब उस जो प्रोसेस है डायलेक्ट करने का, मतलब जो कन्वर्सेट करने का जो प्रोसेस है, वो उतना इजिली उन लोग समझ नहीं पाते हैं। बस इस लाइन का उसको कोई खास मतलब नहीं है। उसके बाद बोला जाता है कि कुछ समय बाद जैसे ब्रेकफास्ट वेकफास्ट उनका हो जाता है, तो नाना जी उनको एक पीपल का पेड़ होता है, वहाँ गांव में अधिकतर होता है, पीपल के पेड़ के पास प्लेटफॉर्म में उन लोग जाके
बैठ जाते हैं और नाना जी वो एक स्टोरी उनको बताते हैं। और यहाँ से कहानी का मतलब एक ये पोर्शन था जो खत्म होता है। अब कहानी मेन जो बॉडी कहानी की वो यहाँ से शुरू होगी। अब यहाँ से नाना जी एक कहानी के मतलब एक लड़के की कहानी के बारे में बताएंगे और तब बच्चों को समझ आएगा कि असली देशभक्त का मतलब क्या होता है। अब बताते हैं नाना जी इस कहानी को और बोलते हैं कि लगभग 10 ईयर अगो मतलब 10 साल पहले एक यंग मैन था जिसका नाम था आकाश। ये कहानी का पार्ट है। अभी यहाँ से एक कहानी है जो नाना जी बता रहे हैं। वो बोलते हैं 10 साल पहले एक यंग इंसान था जिसका नाम था आकाश। ही वॉज स्टडिंग टू बी अ डॉक्टर। वो पढ़ाई करता था क्योंकि उसको डॉक्टर बनना चाहता था। तो वो डॉक्टर बनने के लिए उसने MBBS की तैयारी की और वो MBBS मतलब वो अब जब उसका MBBS कंप्लीट हो गया, वो बहुत पढ़ाई लिखाई में बहुत ही अच्छा स्टूडेंट था। इवन वो स्कॉलरशिप वाला था। तो मतलब क्या होता है, वो इतना अच्छा बंदा था पढ़ाई लिखाई में कि उसको स्कॉलरशिप मिलता है USA जाने का। USA मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो बाहर की कंट्री, वहाँ जाके वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत अच्छा है। तो उसको यहाँ जाने का स्कॉलरशिप मिल जाता है। वो USA जाता है, पढ़ाई करता है, वहाँ से अपनी मास्टर की डिग्री लेता है और वो वापस आ जाता है। अब बेसिकली क्या होता है, जो इस आकाश है उसके जो घर वाले रहते हैं, उसकी स्पेशली उसके जो पापा रहते हैं, वो चाहते थे कि ये USA में ही रहे और USA में ही पढ़े लिखे और वहीं जॉब करे, वहीं सेटल हो जाए। पर ऐसा कुछ होगा नहीं। आगे क्या होता है वो डील करते हैं अपन अलॉन्ग। अब फिर क्या होता है, जब वो USA में मतलब आकाश का ये प्लान रहता है कि वो वापस आ जाए इंडिया। पर उसके जितने भी साथ में उसके दोस्त हैं अलॉन्ग विथ हिम, मतलब उसके साथ जितने भी दोस्त हैं 10 ऑफ हिज फ्रेंड, मतलब 10 दोस्त के दोस्त रहते हैं। 10 दोस्त जो रहते हैं उसके, वो डिसाइड करते हैं कि हायर स्टडीज़ में जाए, मतलब और आगे पढ़ें अमेरिका में और आगे सेटल भी हम अमेरिका में हो जाएं। पर आकाश जो था उसका यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू अलग था। वो वापस आना चाहता है। आकाश के जो पापा थे, मतलब आकाश फादर वॉज नॉट वेरी हैप्पी विथ हिज सन्स डिसीजन। ही वॉज वेरी प्राउड टू बी हिज सन हैड गॉट अ फॉरेन डिग्री. He wanted his son to make America his home, earn a lot of money and finally invite his parent and sister also to settle down in America. But Akash was not in that favor. अब देखो इसको समझते हैं। मतलब ये बोलना चाहता है इसमें यही बताना चाहता है कि जो आकाश था वो वापस इंडिया आने का माइंडसेट रखता था, पर वहीं पे जो उसके पापा थे वो उस माइंडसेट से खुश नहीं थे। मतलब उसके उस डिसीजन से वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वो उसके पापा ही चाहते थे कि वो फॉरेन डिग्री ले, फॉरेन में हायर एजुकेशन के लिए, मतलब और आगे वहाँ पढ़े, मास्टर करे और वो वहीं जॉब करे, वहीं सेटल हो जाए। और सेटल होने के बाद अपने पेरेंट्स, मतलब अपने मम्मी पापा, अपनी बहन को भी वहीं वो सेटल करवा दें। पर जो आकाश था यहाँ पर, उसका इस वर्ड का मतलब है कि जो आकाश था और आकाश की जो सोच थी वो अलग थी अपने फादर से। माई कंट्री, आकाश का मतलब क्या सोच थी वो ये बता रहा है। आकाश की जो ये सोच थी वो इस प्रकार की सोच थी। माई कंट्री हैज स्पेंड थाउजेंड ऑफ रुपीज इन एजुकेटिंग मी. आई हैव रीपे दिस डेप्ट. द ओनली वे आई कैन डू इट इज बाय सर्विंग द पीपल हियर एंड मोर ओवर इंडिया हैज इट्स विलेज नीड गुड डॉक्टर फॉर मोर देन रिच कंट्री लाइक अमेरिका. यहाँ पर आकाश का जो थॉट था, जो थॉट प्रोसेस था, उसका जो सोचने का तरीका था, वो ये कहना था कि मेरी जो कंट्री थी उसने मेरे पर बहुत से खर्चे किए मुझे पढ़ाने के लिए, बहुत से पैसे लगे मुझे पढ़ाने के लिए, और अब वो समय आ गया कि मैं उस कंट्री को कुछ वापस करूं, मतलब अब मैं उस कंट्री के लिए कुछ करूं, ये समय आ गया था. वो बोलता है कि ये एक जो ये कॉमन फैक्ट है, हम जानते हैं जो कि भारत में से बहुत से विलेजेस हैं जहां आज भी गुड डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, उतनी अच्छी सड़कें नहीं है, रोड्स नहीं है. तो बोलता है कि मैं वहाँ जाके एक अच्छा डॉक्टर बनूंगा एज कम्पेयर टू मैं अमेरिका जैसी एक ऑलरेडी डेवलप्ड ग्रोथ सिटी जहाँ हर चीज़ अच्छे लेवल पर है, वहाँ जाके रहने से अच्छा है कि मैं वापस इंडिया आऊँगा और यहाँ के लिए काम करूँगा. ऐसे हम लोग अधिकतर जो पिक्चरें में देखते हैं वही सेम सीन है. फिर वो मतलब जैसे जैसे कहानी बढ़ते जाती है तो बीच बीच में बच्चे लोग जोश जोश में पूछते हैं तो क्या हुआ नाना जी, तो वो इंडिया आया नहीं आया, क्या हुआ, ऐसा वैसा करके बीच बीच में बच्चे पूछते रहते हैं. तो वो बोलता है कि हाँ वो इंडिया आया, पर ऐसा नहीं था कि जैसे ही आते हैं और तुरंत हम लोग क्या करते हैं किसी के यहाँ प्रैक्टिस करते हैं. ऐसे नहीं कि पढ़ के तुरंत तो हम लोग डील करना शुरू कर देते हैं. वो प्रैक्टिस करता है किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वहाँ पर वो चीज़ों को प्रैक्टिस करता है. फिर क्या होता है, ये प्रैक्टिस करता है, उसकी 1 साल तक उसकी प्रैक्टिस चलती है. सडनली एपिडेमिक आता है. अब एपिडेमिक होता है महामारी फैलना. जैसे अभी कोरोना वायरस फैला है, वो एपिडेमिक नहीं है, वो पेंडेमिक है. बेसिकली एपिडेमिक और पेंडेमिक आपस में वर्ड सेम है पर दोनों के बीच बहुत डिफरेंस होता है. यहाँ पर अपने को एपिडेमिक से डील करना है तो महामारी हम लोग अधिकतर बोलते हैं कि एक इलाके में खराब पानी की वजह से
सबको एक प्रकार की बीमारी हो गई। तो उस प्रकार की चीज़ों को हम लोग एपिडेमिक बोलते हैं, जो एक रीजन में फैल जाता है, वो एपिडेमिक एक इलाकों में फैल जाती है। तो क्या होता है, अब यहाँ पर एक नया पॉइंट आएगा, यहाँ से हमारी पूरी कहानी ट्विस्ट हो जाती है। अब जैसे ही आकाश को ये पता चलता है कि एक इलाका है वहाँ एपिडेमिक हो गया है, एपिडेमिक फैल चुका है, तो वो क्या करता है, यहाँ देखना, व्हेन आकाश लर्न अबाउट दैट ही हैड पैक्ड हिज बैग एंड लेफ्ट। वो जैसे इस बारे में सुनता है तो वो वहाँ पर, वो जल्दी उस इलाके को जहाँ पर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करता है उस जगह को छोड़ के उस विलेज पहुँचता है, बिना अपने घर वालों को बताए। तो बच्चे पूछते हैं ऐसा क्यों किया, अपने घर वालों को तो बताना था, बिना घर वालों को बताए क्यों आता है। तो बता कहानी नाना जी रहे हैं कि ऐसा हुआ। बीच में अजीत ने पूछा कि ऐसा क्यों किया, घर वालों को क्यों नहीं बताया। इंटरप्ट करती नैना, बीच में बच्चे आदत होती है उनके बीच में बोलने की, तो वो बोलती है कि इसलिए नहीं बताया कि उसके घर वाले उसको रोक देते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ हम कहानी से ये भी समझ सकते हैं, जब हम आंसर लिखें तो नाना जी जो थे वो कहानी बता रहे थे, और जो यहाँ पर नैना का रोल है वो थोड़ा ज़्यादा, क्या बोलना चाहिए, समझदारी है, मतलब उसमें थोड़ी बहुत समझदारी है, जो चीज़ों को समझती है, रादर देन अजीत। अजीत तो एकदम क्वेश्चनिंग टाइप का इंसान रहता है, वो कंटिन्यू क्वेश्चन पूछता है, उसको बिल्कुल कुछ आइडिया नहीं रहता। पर देखिए यहाँ पर नैना जब सवाल दे रही है, उस चीज़ से हम आइडिया लगा सकते हैं कि उसका दिमाग ठीक चल रहा है, वो चीज़ों को समझ रही है। वो बोलती है कि वो इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो उसको घर वाले रोक देते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं, आई हैव स्टडी, मतलब वो नैना बोलती है कि मैंने ऐसा पढ़ा है कि एपिडेमिक के दरमियान कभी कभी डॉक्टर भी ट्रीटिंग के, जब डॉक्टर भी अब पेशेंट को ट्रीट करते हैं तो मर जाते हैं। अब बहुत ही कॉमन चीज़ है, मैंने भी कहा कि अभी पेंडेमिक फैला है और एपिडेमिक, अभी हम लोग सुन रहे हैं कि जब कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट के दरमियान कोरोना वायरस डॉक्टर को भी हो रहा है, ना सिर्फ हो रहा है, डॉक्टरों की भी जान जा रही है। तो ये वही चीज़ बोल रहा है कि एपिडेमिक भी जब डॉक्टर डील करते हैं तो पेशेंट से उनको होता है और डॉक्टरों की भी जान जा सकती है। तो इस चीज़ से घर वाले डरेंगे और उसको रोकेंगे। यहाँ पर ये बता रहा है कि जो नैना है वो थोड़ी मैच्योर है और वो उसको भी सोचने समझने की क्षमताएं हैं। काउंटरैक्ट करते हैं जब उसको नाना जी बोलते हैं कि बिल्कुल सही बोल रही है नैना यहाँ पर। कुछ समय बाद नैना जी उसको रोकते हैं, बोलते हैं हाँ नैना का बात बिल्कुल यहाँ पर सही है। आकाश के जो पापा हैं उनको फिर, मतलब जो नैना बोल रही है बिल्कुल सही है। कहानी आगे बढ़ती है, फिर बोलते हैं, यहाँ पर देखते हैं, आकाश फॉर पोस्ट कार्ड एंड सेइंग दैट ही वाज बिजी इन रीडिंग। फिर ऐसा भी नहीं कि वो बिल्कुल नहीं बताता, वो अपने पापा को इन्फॉर्म करता है, एक पोस्ट कार्ड भेजता है, उसके थ्रू वो बताता है कि वो बिजी है पेशेंट्स को ट्रीट करने में। और ये सिचुएशन थोड़ा टिपिकल सिचुएशन है, वहाँ वो थोड़ा दयनीय स्थिति में, वहाँ पर वो जो सिचुएशंस है वो थोड़ी ख़राब है, उतनी कैजुअल सिचुएशन नहीं है, और वो पेशेंट्स को डील कर रहा है। पर यहाँ पर वो क्या करता है, यहाँ पर इस पॉइंट को आप मेंशन कर लीजिएगा कि वो जो प्लेस है या फिर वो जो कर क्या रहा है या फिर वो जहाँ है उस बारे में नहीं बताता कि वो किस लोकेशन पर है, अभी उस बारे में वो नहीं बताता। क्यों नहीं बताता है वो भी बताया है यहाँ पर, ताकि वो इसलिए नहीं बताता क्या कि उसके फादर डर ना जाए, फेयरिंग मतलब डर ना जाए उसके पापा और उसे वापस बुला ना ले। ट्राई टू ड्रैग हिम बैक मतलब उसे वापस ये सब छोड़ छाड़ के बुला ना ले, इसलिए वो डरता है इन चीज़ों से, इसलिए वो बताता नहीं कि वो कहाँ पर है। 2 हफ्तों के बाद जब उसके फादर को एक फ़ोन कॉल रिसीव, मतलब एक फादर 2 हफ्तों के बाद उसके पापा के पास एक फ़ोन आता है और उसमें कहा जाता है कि आकाश एडमिट है सिटी हॉस्पिटल में और बहुत ही सीरियस कंडीशन पर है। रश्ड मतलब होता है बहुत ही अफरा तफरी, मतलब एकदम रश कंडीशन हम लोग बोलते हैं ना, जल्दी जल्दी जो हम लोग को वहाँ के लिए वो निकलते हैं उसके घर वाले। और जैसे ही वहाँ वो पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि वो बेड स्टेट पे है। यहाँ पर वो स्टेट मतलब कोई जिला नहीं है, बेड स्टेट मतलब कंडीशन। यहाँ पर स्टेट मतलब वो भी नहीं फिजिकल केमिकल स्टेट या सॉलिड लिक्विड गैस स्टेट, स्टेट मतलब होता है कंडीशन पर, खराब स्थिति पर है वो। और मतलब बेयरली स्पीकिंग मतलब इवन वो इस कंडीशन पर भी नहीं है कि वो कुछ बोल पाए। बेयरली मतलब बहुत ही, इतना भी उस कंडीशन में नहीं कि वो बोल पाए, मतलब एकदम टिपिकल होता है उसके लिए, बोलना भी बात करना भी बहुत टिपिकल है उसके लिए फिलहाल। फिर उसके बाद उसके और मतलब जैसे तैसे वो बोल पाता है तो उसके और उसके पापा के बीच का थोड़ा सा कन्वर्सेशन है यहाँ पर। वो उसके पापा बोलते हैं वाई आर यू टॉर्चरिंग यूर सेल्फ एज वेल एज अस सन। तुम खुद को टॉर्चर कर रहे हो और ना सिर्फ तुम खुद को, साथ ही साथ, एज वेल एज मतलब होता है जब हम लोग खुद के साथ किसी और को जोड़ना होता है तो हम लोग बोलते हैं हाँ साथ ही साथ तुम हमें भी ऐसा कर रहे हो। और वो बोलता है हिज फादर आस्क्ड हिम व्हाइल ही वाज मदर वाज सॉबिंग। सॉबिंग मतलब ये पापा उससे पूछते हैं, और सॉबिंग मतलब होता है सिसक सिसक की उसकी माँ रोते रहती है इस समय। फिर वो बोलता है कि आई कांट हेल्प इट फादर, आई कांट बी हियर टू सी पीपल सफ़र। मतलब यहाँ पर वो जवाब देता है कि जो अपने पापा को बोलता है कि मैं पीपल्स को सफ़र करते नहीं देख सकता, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता।
योर पेरेंट, फिर उसके पापा फिर बोलते हैं ये सब चीज़ों को कि जो तुम्हारे दोस्त हैं वो अमेरिका में हैं, बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं और एक कंफर्ट लाइफस्टाइल है उनकी, बहुत अच्छे से वो जी खा रहे हैं, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो, अपनी खुद की लाइफ से फाइट कर रहे हो। तुम चाहते तो एक बेटर लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर सकते थे, पर तुम आज भी कंटिन्यू सर्वाइव कर रहे हो, कंटिन्यू सर्वाइवल कर रहे हो अपनी बेटर लाइफ के लिए, जो तुम्हें वहाँ ऑलरेडी मिल गई थी, तुम छोड़ के यहाँ आए। फिर बोलता है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या मिल रहा है तुम्हें ये सब करके, तुम्हारे पास ज़्यादा अच्छा ऑप्शन था पर फिर भी तुम यहाँ क्यों हो। फिर वो आगे कंटिन्यू करते हैं, यू डोंट केयर अबाउट योर सेल्फ। फिर वो बोलते हैं कि इफ़ यू डोंट केयर अबाउट योर सेल्फ एटलीस्ट स्पेयर अ थॉट फॉर योर पुअर मदर, जस्ट सी हर कंडीशन, सी हैज़ गॉन हाफ मैड वरिंग अबाउट यू। अगर तुम्हें ये थोड़ा टॉर्चर, जो टॉन्ट मारना हम बोलते हैं वो होता है यहाँ पर, वो बोलते हैं कि ठीक है अगर तुम अपने बारे में नहीं सोचते तो एटलीस्ट अपनी माँ के बारे में सोचो, वो आधी पागल हो गई है। हाफ मैड मतलब वो आधी पागल हो चुकी है, सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच सोच के वो आधी निपट ली है। फिर वो बोलते हैं फादर, वो इस अपने पापा का मतलब यहाँ पर वो पूरा जवाब देते हैं कि क्यों उसने फॉरेन में मतलब फॉरेन कंट्री में जॉब नहीं किया, यूएसए में उसके पास इतना अच्छा ऑप्शन था, एक बेटर लाइफस्टाइल थी, उसको छोड़ के वो क्यों इंडिया में है। वो बोलता है कि आई डोंट थिंक आई विल एवर बी एबल टू कन्विंस यू अबाउट माई एक्शन। वो बोलता है कि मुझे नहीं लगता पापा कि मैं कभी भी आपको जो मेरे एक्शंस हैं, जो भी मैं करता हूँ उसको आपको मैं अच्छी तरीके से समझा पाऊँ। ऑल आई कैन से दैट आई हैव सेटिस्फैक्शन दैट आई have been able to save so many lives. Forgive me if I have tortured you, but please try to understand that I could not help it. I can't watch people dying all around me and not do anything. वो यहाँ पर एक टिपिकल सिचुएशन अपनी डील करता है। वो बोलता है कि मैं चाहता तो उस लाइफ को अडॉप्ट कर सकता था, पर मैं उस तरीके का नहीं हूँ, मुझे वो मेरी शुरू से ऐसी आदत नहीं है। हाँ, अगर मैं आपको टॉर्चर कर रहा हूँ तो मैं बहुत ही उस चीज़ों के लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ, आप मुझे उस चीज़ के लिए माफ़ कर दीजिए। मैं आपको टॉर्चर करने के लिए यहाँ नहीं आया, मैं सिर्फ इस इंटेंशन से आया कि मैं यहाँ लोगों की मदद करने आया, यहाँ की कंडीशन को देख के भारत आया क्योंकि यहाँ डॉक्टरों की कमी थी, उस चीज़ों को ध्यान में रखते मैं वापस आया। और इस केस को मैंने इसलिए डील किया क्योंकि मैं कभी नहीं देख सकता कि लोग मरें, उनको इतना दिक्कतें झेलना हो, ये मैं कभी देख नहीं सकता। इस बातचीत को यहीं ख़त्म करते हुए सिर्फ सीधा पॉइंट ऑफ टर्न होता है। बैटलिंग मतलब बहुत लंबे अर्स तक वो उस बीमारी से लड़ता है और फाइनली वो अपनी माँ के हाथों में मर जाता है। अब जैसी उसकी डेथ होती है, आकाश की मर जाता है जब वो, तो जहाँ पर एक अलग सीन क्रिएट होता है। अब जो जितने भी विलेज वाले थे, द एंटायर विलेज was there at his cremation and there was not even one eye which was dry। अब अधिकतर हम कहते हैं, ऐसे लोग कहते हैं कि मेरे आँख में पानी नहीं, मेरी आँख सूख गई है। ये बस वही है, वो उसी चीज़ को यहाँ पर यूज़ किया गया है। जब वो मरता है तो पूरे के पूरे लोग, जब वो मरता है तो हम लोग उसके जो भी प्रोसेस होता है, जब मरते हैं तो हम शमशान घाट लेके जाते हैं, तो वहाँ पर सब लोग पहुँचते हैं, बहुत ही बल्क में लोग वहाँ इकट्ठा होते हैं। और साथ ही साथ ऐसा वहाँ इतने लोग मतलब इतना रोते हैं कि अब उनकी आँखें सूख जाए, हम लोग ऐसा बोलते हैं ना, तो वो इतना रो चुके होते हैं। The villager decided to pay a homage to Akash. The launch drive to the collection building, a small hospital in the village, approached to the local MLA who agreed to organize half donation thinking that the hospital would be named after him. फाइनली क्या होता है यहाँ पर बता रहे हैं कि जब इसके बाद जो विलेजर्स हैं वो जो विलेजर्स हैं उन लोग क्या करते हैं, एक होमेज बनाते हैं। वो क्या करते हैं, वहाँ के लोकल एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिनको हम लोग आमतौर पर सांसद कहते हैं, वो अपने लोकल सांसद के पास पहुँचते हैं और उनसे फंड मांगते हैं और एक हॉस्पिटल बनवाते हैं, और उस हॉस्पिटल का नाम वो आकाश के नाम पर रखते हैं। फिर दे टुक द मनी, बिल्ट अ हॉस्पिटल, और वो मनी उसके पास से लेते हैं, मनी इकट्ठा करते हैं और वो हॉस्पिटल बनवाते हैं और उसका नाम रखा जाता है आकाश के नाम पर। और जब उसकी ओपनिंग सेरेमनी होती है तो उस ओपनिंग सेरेमनी में उसके पापा को बुलाया जाता है। इनॉग्रेशन मतलब जो हम लोग घर की ओपनिंग करते हैं तो इनॉग्रेट करते हैं ना, तो उस इनॉग्रेशन प्रोसेस के लिए घर के उस जो आकाश के फादर रहते हैं उनको बुलाया जाता है। कम आई वॉन्ट टू। फिर अब यहाँ पर वो कहानी जो नाना जी अब तक डील कर रहे थे, जो नाना जी अब तक अजीत और नैना को बता रहे थे, वो कहानी यहाँ पर खत्म होती है। अब नाना जी बोलते हैं कि जो पेड़ के नीचे बैठ के बात करते रहते हैं, अब वो बोलते हैं कि चलो आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। नाना जी वहाँ पर से उठते हैं, दोनों बच्चों का हाथ पकड़ते हैं और वो लेके जाते हैं। थोड़े दूर चलने के बाद वहाँ पर एक बड़ी सी बिल्डिंग आती है, मतलब नियर अबाउट 500 मीटर, विच इज़ हाफ
किलोमीटर, 500 मीटर चलने के बाद एक पीपल पेड़ के 500 किलोमीटर जब वो चलते हैं तो एक बिल्डिंग आती है। दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ ब्लू बोर्ड, मतलब वो बिल्डिंग बड़ी सी बिल्डिंग रहती है और एक सामने एक ब्लू बोर्ड रखा रहता है, उसके सामने वो रुकते हैं और नाना जी बोलते हैं इसे पढ़ो। उस ब्लू बोर्ड में लिखा रहता है आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल। मेमोरियल मतलब होता है जब हम किसी की याद में कुछ बनाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं मेमोरियल, ताकि वो एक मेमोरीज याद रहे, यादगार पॉइंट से। तो आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल करके लिखा रहता है इन मेमोरी ऑफ डॉक्टर आकाश राय। ये राय जो है इस चीज को यहाँ पर बच्चे नोटिस करते हैं, राय कहा गया। तो वो कहा गया है हु सेव्ड दिस विलेज फ्रॉम डेथ, ये था उस बोर्ड में लिखा गया था, उसकी याद में बनाया गया था। अब नैना, जो मैंने शुरू में ही कहा था कि जो नैना है वो थोड़ा सा जो ज़्यादा सोचती है इन चीज़ों को लेकर, जो कि अजीत उतना दिमाग वाला नहीं है, वो सिर्फ क्वेश्चनिंग माइंड रहता है। नैना यहाँ पर बोलती है, अपने ग्रैंडफादर की ओर देखती है और वो जब नोटिस करती है कि उनके जो ग्रैंडफादर हैं वो उनकी आंखों में टीयर्स मतलब आंसू आ जाते हैं। नाना जी, अब यहाँ पर नैना बोलती है आकाश राय बट योर सरनेम इज ऑल्सो राय, वॉज ही योर्स। यहाँ पर एक कंप्लीट कहानी ट्विस्ट ले लेती है जब नैना ये कहती है कि नाना जी आकाश राय ये आपका भी सरनेम है क्या। वहाँ पर एक क्वेश्चन करती क्या यही आपका सरनेम, आपका भी तो सरनेम राय है। तो वो फिर फाइनली जवाब देते हैं हाँ वो मेरा ही लड़का था, वो मेरा ही लड़का था, वो मेरा एल्डर मतलब जो राय था, आकाश राय था, वो इन्हीं का बच्चा रहता है। फिर यहाँ पर वो कंक्लूड करते हैं एज अ प्रोफेसर ऑफ फिलोसॉफी आई हैव ऑलवेज थॉट आई न्यू एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग बट माई सन टॉट मी द ट्रू एसेंस ऑफ द टर्म सर्विस एंड द रियल मीनिंग ऑफ द वर्ड पेट्रियोटिज्म। फिर वो बोलते हैं एट लास्ट, वो पूरी चीज़ों को समअप करते हैं कि मुझे लगता था कि वो बोलते हैं कि मैं एक फिलोसॉफी का प्रोफेसर हूँ। वो फिलोसॉफी के प्रोफेसर होने के बाद उनको लगता था कि वो लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को जानते हैं, बहुत डीपली जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। पर ऐसा उनको लगता है कि मैं टोटल गलत था। असली लाइफ का एस्पेक्ट, असली देशभक्त का एस्पेक्ट, असली सर्विस का मतलब मुझे मेरे बेटे ने सिखाया कि हर प्रोफेशन में रह के हम देशभक्त बन सकते हैं। मैटर नहीं करता कि हम सिर्फ आर्मी में ही जाके देशभक्त बने, हम जिस प्रोफेशन में है उस प्रोफेशन को अगर हम लोग शिद्दत से अपनाएं, पूरे प्यार के साथ अपनाएं और अपने पूरे ईमानदारी से करें तो हर प्रोफेशन से हम देशभक्त हो सकते हैं।